नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं इतिहास का चैप्टर फर्स्ट ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इसका ये जो है आपका पार्ट 1 है। इसमें जो है हम आज इसके इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी और आपके ईंट, मनके तथा अस्थियाँ चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी को आज हम जानने वाले हैं, जिससे आपकी परीक्षा के लिए कम से कम 5 से 6 नंबर के आंसर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री चालू स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना होता है कि हिस्ट्री होती क्या है, ये किस भाषा से हुई है, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आता है कि अंग्रेजी शब्द यानी कि हिस्ट्री की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। यानी कि जो हिस्ट्री शब्द है, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया नामक शब्द से हुई है। और आपको एक कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर करनी है कि ग्रीक और लैटिन भाषा, ये दोनों जो है एक ही मानी जाती हैं। तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि कभी-कभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव में जो है ग्रीक की जगह लैटिन दे दिया होता है। तो आगे आता है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो इतिहास कहते किसे हैं या इसका अर्थ क्या होता है? तो भूतकाल में हुई घटनाओं, व्यक्तियों, समाजों, संस्कृतियों और सभ्यताओं का अध्ययन करना ही होता है और जो मानवता के विकास में महत्वपूर्ण रही हों, उसी को जो है इतिहास का अर्थ कहते हैं। यानी कि भूतकाल में जो घटनाएँ हुई होती हैं और व्यक्तियों, समाजों, संस्कृतियों और सभ्यताओं का इसमें जो है हमें अध्ययन करना होता है इतिहास में। जैसे इसमें आपका चैप्टर है पहला ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, लेकिन इसमें जो हमारी बेसिक जानकारी होती है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आइए देखते हैं। अब आगे इसमें आता है आपकी कि इतिहास के पिता कौन हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इतिहास के पिता कौन हैं? तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस, जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे और जिन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक को जो है लिखा था। तो इन तीनों में से जो है आपका एक क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास के पिता कौन हैं? या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इतिहास जो पिता हैं इतिहास के, उन्होंने जो है कौन-सी पुस्तक लिखी है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो ये जो है आपके बेसिकली 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो अब स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, जिसमें हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी, इसकी तिथि मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसकी तिथि मानी जाती है, जो कि कार्बन C14 यानी कि जो पद्धति है उसके अनुसार जो है इसकी मानी जाती है 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं, जो कि आप ये इस बुक में दिया हुआ है कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। लेकिन आपकी सर्वमान्य जो तिथि है, वो जो है आपकी है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लेकिन आपको जो है इस डेट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि ये आपसे परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए जो है बताई जाती है। आगे आता है हड़प्पा सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मानव द्वारा लिखित साक्ष्य मिले हैं, किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो आप जानते हैं कि इतिहास को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। एक आता है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल और एक आता है ऐतिहासिक काल। तो जो आपका प्रागैतिहासिक काल होता है, उसमें जो है हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं और आपके जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में जो है आपके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल जो है उसमें जो है आपको लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उनको जो है पढ़ा भी जा चुका है। तो यही जो है आपकी हड़प्पा सभ्यता को इसी इसी कारण जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य तो हमें मिले हैं, लेकिन इनको जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन में आएगी हड़प्पा सभ्यता को किस काल में रखा गया है, तो आपको बता देना है कि हड़प्पा सभ्यता को जो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। और आपकी वैदिक सभ्यता को भी जो है इसी में आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है, जो कि हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे आता है हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर नगर सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले खोदा गया नगर हड़प्पा था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसको जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों?
क्योंकि ये यहाँ पर जो नगर मिले हैं ज़्यादातर वो जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पास मिले हैं। इसीलिए इसको जो है हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और इसको जो है हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी समय जो है कांस्य की भी खोज हुई थी और इसको जो है हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है सिंधु नदी और उसकी आस-पास की जो नदियाँ यानी कि उसकी सहायक नदियाँ थीं, उनके आस-पास ही जो है इसको ज़्यादातर जो है इसकी बसावट पाई गई है। इसलिए इसको जो है हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसको जो है हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसमें जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के समय जो है लोहे की खोज हुई थी? या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा के लोगों को क्या लोहे का ज्ञान था? तो आपको आंसर देना है कि इस समय जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। क्योंकि आपसे जो है ऑप्शन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उसमें जो है आपको दे दिया जाएगा तांबा, सोना, चांदी और लोहा। तो उसमें जो है आपको लोहे पर जो है टिक करना होता है, जिससे कि आपको 1 नंबर मिलता है। तो अच्छे से उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है? 2325 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है और हड़प्पा सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन इनको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। और हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो है ज़्यादातर नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के आस-पास पाए गए थे और यहाँ पर सबसे पहले खोदा गया जो स्थल था वो हड़प्पा था जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोदा गया था। इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे आता है कि हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है सबसे पहले जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो की थी, जो कि 1921वीं ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर जो इसकी खुदाई हुई थी, इसीलिए इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे आता है कि रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है, लेकिन पुरातात्विदों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि रेडियो कार्बन C14 यानी विश्लेषण जो पद्धति है उसके द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वमान्य तिथि है वो जो है 2350 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व मानी गई है और लेकिन कुछ जो पुरातात्विद हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। लेकिन आपसे इसकी जो है पूरी डेट पूछी जाएगी, ये जो है कितनी पुरानी सभ्यता है, तो आपको बताना है कि ये जो है 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता है। अब हमारा आगे आता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो है कांस्य की खोज हुई थी और इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता और आपकी शहरी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर जो नगर पाए गए हैं वो सारे के सारे सभी के सभी शहर के आकार के पाए गए थे क्योंकि यहाँ का जो विकास था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था क्योंकि आज के टाइम पर हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं उस समय जो है वहाँ के लोग थे वो उसी समय पर जो है आज यानी कि आज से लगभग 4500 से 5000 वर्ष पहले लोग जो है वहाँ के लोग ये वाली ज़िंदगी जी रहे थे। आगे आता है क्योंकि इस सभ्यता में ज़्यादातर विकसित नगर पाए गए हैं इसीलिए इसको जो है नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कांस्ययुगीन सभ्यता और इसको जो है नगरीय सभ्यता या शहरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो है इसकी विशेषता भी है। आगे आता है इस सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। तो इस सभ्यता को जो है सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको ये अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करना है क्योंकि ये जो है इसकी बेसिक जानकारी है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब हमारा जो आगे आता है वो आता है हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु यानी कि पुरानी वस्तु हड़प्पाई मोहर है और सामान्य रूप से यह मोहर सैल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। इन मोहरों पर कई प्रकार के चित्र एवं एक ऐसी लिपि थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी इस सभ्यता के उस समय बसे हुए लोगों के
जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके द्वारा छोड़ी गई कुछ पुराय वस्तुएँ हैं, जो कि हम अभी आपको बताने वाले हैं। इससे पहले इसे समझ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो एक विशिष्ट पुरावस्तु है, वो जो है हड़प्पा की मोहर है, जो कि आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये मोहर जो है किस धातु की बनी है? तो आपको बताना है ये मोहर जो है सैलखड़ी नामक पत्थर यानी कि जो है धातु से बनी हुई है। तो आपसे पूछा यही जाता है कि हड़प्पा की मोहर जो है किस धातु से बनी हुई होती है? तो ये जो है सैलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई होती है। आगे आता है इन मोहरों पर कई प्रकार के चित्र एवं ऐसी लिपि थी जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन फिर भी इस सभ्यता के उस समय बसे हुए लोगों के बारे में हमें जो है यहाँ से जानकारी मिलती है, क्योंकि उनके द्वारा जो है कुछ पुराय वस्तुएं छोड़ी गई थी, यानी कि पुरानी वस्तुएं, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो उनकी जो कुछ पुराय वस्तुएं थी, जैसे कि उनमें आता है आपका सबसे पहले आता है आवास, यानी कि उनके घर, मृदभांड, आभूषण, औजार और मोहर आदि से हमें जो है उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के बारे में जो इनसे हमें कुछ जानकारी मिलती है, आवासों से, उनके मृदभांडों से, आभूषणों से, औजारों से, मोहर से, उनके मनके से, और जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आपको डिटेल में बताया जाएगा। आगे आता है हड़प्पा सभ्यता में मिली विशिष्ट पुरावस्तुओं में पत्थर के फलक, बाँट, मोहरे एवं मनके और पक्की ईंट शामिल हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले भी जो है पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे, मोहरे थे, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर जो है नाप-तोल के लिए जो है बाँट का प्रयोग किया जाता था। आगे आता है यह पुरातात्विक वस्तुएं जम्मू, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है अब वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान तथा गुजरात से मिली हैं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर हैं। आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है भारत में पड़ता है, गुजरात भी भारत में पड़ता है, पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में पड़ता है, और अफगानिस्तान आप जानते हैं कि दूसरा देश है। तो आप सोच सकते हैं कि जो एक इतनी बड़ी सभ्यता थी, जो कि लगभग आपकी 12,96,960 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई यह सभ्यता थी। अब आता है कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार था वो कैसा था? तो उत्तर में मांडा, यानी कि जो कि मांडा जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसको जो है भारत का या जम्मू कश्मीर का सबसे पहला गांव भी कहा जाता है। और दक्षिण में जो है दैमाबाद, दैमाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, तक फैला हुआ था, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यानी कि त्रिभुजाकार स्वरूप में विस्तृत था। यानी कि ये भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था, ये भी आपको याद रखना है। और आगे आपका आता है कि इसमें आपसे पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है भौगोलिक विस्तार कैसा है? तो आपको याद रखना है कि उत्तर में मांदा, और जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में जो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पूर्व में जो है आपका आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पश्चिम में जो है सुतकांगेडो है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कि इतने बड़े क्षेत्र में जो है फैला हुआ था, जिसका लगभग पूरा क्षेत्र था 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और हड़प्पा सभ्यता का आकार जो था वो था त्रिभुजाकार स्वरूप में। की सहायता से समझते हैं, जो कि अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो दिशाएँ होती हैं वो ऐसे होती हैं। इस तरफ जो है आपका उत्तर होता है, दक्षिण होता है, फिर आपका पूर्व होता है, और ये आपका इधर पश्चिम होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर उत्तर में जो है आपका मांडा था, दक्षिण में जो है आपका दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पूर्व में जो है आपका आलमगीरपुर आपका सॉरी पूर्व में जो है आलमगीरपुर था, और पश्चिम में जो है आपका सुतकांगेडोर था, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, इस प्रकार जो है इसका क्षेत्र जो है फैला हुआ था, और ये सभ्यता जो है ऐसे करके जो है आपकी ये त्रिभुजाकार थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है 6 सबसे जो है महत्वपूर्ण केंद्र थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का उत्खनन व उनसे प्राप्त हुई वस्तुएं। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा का जो खुदा उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। इसी के नाम पर जो है सिंधु घाट हड़प्पा सभ्यता पड़ा, और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के आसपास पाई गई थी।
तो अब जो है हम यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का उत्खनन व उनसे प्राप्त वस्तुएं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जब उनका उत्खनन हुआ तो उनमें कौन कौन सी वस्तुएं मिली, उनका जो है उत्खनन किसने करवाया, कब करवाया। तो इसमें सबसे पहला आपका जो नगर आता है वो आता है हड़प्पा, जो कि इसका उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो यानी कि हड़प्पा का जो उत्खनन करवाया था वो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में करवाया। ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभी जो है आपको डेट में दे दिया जाता है कि 1921 ईस्वी में क्या हुआ था। और इसका ये जो है आपका रावी नदी के किनारे है, यानी कि ये भी आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित था। फिर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है, तो ये जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। अब आगे आता है कि हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं, यानी कि हड़प्पा से मिली वस्तुएं। तो हड़प्पा से मिली वस्तुएं हैं कुमार का चौक, श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह और RH-37 कब्रिस्तान। यानी कि जो अन्नागार जो है आपका हड़प्पा से भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी मिला है। इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपसे जो है इसमें एक ही नगर दिया जाएगा। अगर आपसे इसमें जो है दोनों नगर दिए जाते हैं, यानी कि हड़प्पा भी दिया जाता है और मोहनजोदड़ो भी दिया जाता है, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मोहनजोदड़ो पर ही टिक करना है। तो इसमें हमें क्या-क्या मिला हड़प्पा में? हड़प्पा में मिला था कुम्हार का चौक मिला, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, लकड़ी की ओखली मिली, लकड़ी का ताबूत मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला और RH-37 कब्रिस्तान मिला। कब्रिस्तान जो है इसमें जो है लोगों को दफनाया जाता था। तो अब आता है इसमें सबसे दूसरा है मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो इसका ये जो है उत्तर नहीं बल्कि उत्खनन है। तो यानी कि इसका उत्खनन यानी कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो अभी हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई या उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था, और ये जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला, जो कि आपसे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यानी कि इसमें जो है आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला बनता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी या उत्खनन कब हुआ था, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ। इसका उत्खनन किसने करवाया, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। इसमें उसमें जो है आपको कभी-कभी जो है RD बनर्जी दिया होता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है, तो उसमें जो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आगे आता है कि ये जो है किस जिले में स्थित था, तो ये जो है पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित था। और ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो ये जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। अगला इसका जो वो बनता है आपका क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये जो है मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आगे आता है इसमें कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भी नगर था, यानी कि उसमें आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया होता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और आपका धोलावीरा और लोथल। तो उसमें जो है आपको मोहनजोदड़ो पर टिक करना होता है। तो इसलिए इसमें जो है आपके बनते हैं 6 क्वेश्चन, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसमें से जो है आपका 1 क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया ही जाता है। आगे आता है कि मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं? तो घर में जो है इसमें कुआँ भी मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, जो कि आपके SSC एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। आगे आता है अन्नागार, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सभागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आदि इसमें जो है मिले हैं। तो यानी कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। आपसे इसमें जो है कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांसे की नृत्य कहाँ से मिली है और पुरोहित आवास कहाँ से मिला है, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है, घर में कुआं कहाँ से मिला है, तो ये सभी जो है मोहनजोदड़ो में मिले। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट जो आता है आपका लाइन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन
मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। अन्नागार यानी कि जिसमें जो है हम भंडार घर यानी कि जिसमें हम जो है अनाज रखते हैं, उसी को जो है अन्नागार कहा जाता था। यानी आपसे कभी-कभी जो है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन-सा था? तो वो जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। आगे आता है आपका लोथल। तो लोथल यानी कि इसकी खुदाई 1955 ईस्वी में एस आर राव ने की थी। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह गुजरात में स्थित था। यानी कि लोथल की खुदाई जो है 1955 ईस्वी में एस आर राव ने की थी। उसमें जो है कभी कभी आपको 1954 ईस्वी भी दिया होता है, तो इसमें जो है आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित था, और ये जो है गुजरात में स्थित है। आगे आता है कि लोथल से मिली वस्तुएं कौन-कौन सी हैं? तो लोथल से मिली वस्तुएं हैं बंदरगाह। कभी-कभी जो आपको बंदरगाह ना देकर जो उसमें डॉकयार्ड दिया होता है, तो इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आगे आता है फारस की मोहर, युगल समाधान, मनके बनाने के कारखाने, चावल के दाने आदि, ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता यानी कि इसमें लोथल जो है इसमें मिलते हैं, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि बंदरगाह जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये जो है कहाँ से मिला है? ये आपका मिला है लोथल से। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि चावल के दाने हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो वो जो है लोथल से ही मिले हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बेसिकली इसमें जो है 3 से 4 चीज़ें ज़्यादातर याद रखनी हैं। एक तो इसमें जो है मिली वस्तु, जिसमें जो शहरों में मिली हुई जो वस्तुएँ हैं उनको याद रखना है। दूसरा, इनका उत्खनन किसने करवाया, इनका उत्खनन कब हुआ, और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित हैं और किस राज्य में स्थित हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है, और कभी-कभी जो है आपसे 2 नंबर में, यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लोथल के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हमारा अगला जो आता है वो आता है चनहुदरो। इसकी खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी, और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था। यानी कि चनहुदरो की जो खुदाई हुई थी वो जो है 1931 ईस्वी में जो है गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी, और ये जो है सिंधु नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में स्थित था। और चनहूदड़ों से अब आती हैं मिली वस्तुएं कौन-कौन सी हैं? तो अलंकृत ईंटें, गुड़िया, मनका, बिल्ली एवं कुत्ते के पैर के निशान। तो आपको एक याद रखना है कि मनका जो है आपका चनहूदड़ों में भी मिला है और लोथल में भी मिला है, जो कि आप जो है अगर जैसे आप बीए में जाएँगे तब जो है आप इसको जो है जाकर पढ़ेंगे। क्यों? लेकिन हम जो है आपको अभी से ये बता रहे हैं, क्योंकि जो है काफ़ी जगह नहीं बताया जाता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी-कभी जो है आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है आपको यही चीज़ें याद रखनी हैं कि ये जो है किस नदी के किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इसकी खुदाई कब हुई? 1931 में हुई। और इसमें जो है किसने की थी इसकी खुदाई? तो वो जो गोपाल मजूमदार ने की थी। और आपसे इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि बिल्ली एवं कुत्ते के पैर के निशान किस स्थल से मिले हैं? तो वो जो है चनोदड़ो से मिले हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है वो आता है 5वां, यानी कि कालीबंगा। तो इसकी खुदाई बीके थापड़ एवं बीवी लाल ने 1953 ईस्वी में की थी। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को जो है पहले सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था। कभी-कभी जो आपको सरस्वती नदी दिया होता है, तो उसमें भी जो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो कालीबंगा की खुदाई जो है बीके थापड़ और बीवी लाल ने 1953 ईस्वी में की, और ये जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित था। आगे आता है कालीबंगा से मिली वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं? तो कालीबंगा से मिली वस्तुएँ हैं काली मिट्टी की चूड़ियाँ, यानी कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी जो है काली मिट्टी की चूड़ियाँ हैं। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से हवन कुंड मिला है, तांबे के औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहर और अग्नि वेदी भी मिली है। तो ये जो है आपको इसमें ज़्यादातर जो वस्तुएँ याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है जुते हुए खेत के साक्ष्य और काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अब हमारा अगला जो आता है वो आता है रोपण। तो इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में किया था। यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो आपके ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको इनको जो है ये पढ़ना है कि किस नदी के किनारे स्थित हैं, किसने इनका उत्खनन करवाया और कब करवाया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि रोपड़ जो है
यज्ञदत्त शर्मा ने जो है 1953 ईस्वी में जो है इसका उत्खनन करवाया और ये जो है सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित था। आगे आता है बनावली। तो इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की थी और यह सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर हरियाणा में स्थित है। यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हैं, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो बनावली शहर है, इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में की थी और यह जो है सरस्वती नदी के एक किनारे पर हरियाणा में स्थित है और यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी मिली हैं। अब जो हमारा अगला नगर आता है वो आता है रंगपुर। तो इसमें जो है इसकी खुदाई रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में की थी। यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी मिली है। तो ये जो है आपसे पूछा जाता है कि धान की भूसी कहाँ से मिली है, तो ये जो है रंगपुर से मिली है और ये जो है कहाँ स्थित है, ये जो है गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है और इसकी खुदाई जो है रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में करवाई थी। आगे आता है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी? तो सबसे पहला आता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये जो है इसकी एक विशेषता है। अगला आता है यहाँ का समाज मात्र सत्तात्मक था, यानी कि आप जानते हैं कि मात्र सत्तात्मक समाज कैसा होता है कि जहाँ पर माँ से चली आ रही वंश परंपरा को ही, यानी कि उसको जो है मात्र सत्तात्मक कहते हैं। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो अभी और पढ़ने वाले हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है वो है यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला पॉइंट आता है कि यहाँ की नालियाँ ढकी हुई थी और सड़कों को परस्पर समकोण पर काटती थी और इन सभी नालियों के लिए एक बड़ा नाला भी बनाया गया था, जो कि शहर के बाहर पानी को ले जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ थीं, वो जो है ढकी हुई थीं और सड़कों को जो है परस्पर समकोण पर काटती थी और इन सभी नालियों के लिए एक बड़ा नाला भी बनाया जाता था, जो कि शहर के बाहर जो है पानी को निकाल दिया करता था। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर कृषि एवं व्यापार दोनों हुआ करता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि और व्यापार दोनों हुआ करता था। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ज़्यादातर किस पर निर्भर थी? तो वो जो है व्यापार पर निर्भर थी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता किस पर निर्भर थी? तो वो जो है कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। आगे आता है इनकी मोहरों, यानी कि मोरों नहीं बल्कि मोहरों पर जो है एक सरंगी पशु का भी चिन्ह मिलता है। और इस सभ्यता में मातृ देवी, आद्य शिव और प्रकृति की भी पूजा की जाती थी। तो यानी कि आपसे इसमें जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सभ्यता की जो है प्रमुख देवी कौन-सी या देवता कौन से थे? तो वो जो है मातृ देवी थी और इसमें जो है आद्य शिव की भी पूजा की जाती है, जो कि आज के भगवान शिव से कई प्रकार से मिलते-जुलते दिखते हैं। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है यहाँ के नगर दुर्ग और निचला शहर में विभाजित थे। यानी कि यहाँ के ज़्यादातर जो नगर थे वो जो है निचला शहर और दुर्ग शहर में विभाजित थे। यानी कि दुर्ग जो था उसमें जो है राजा वर्ग रहता था और निचला शहर में जो है कृषक वर्ग रहता था और अन्य लोग रहते थे। आगे आता है यह लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है युद्ध से परिचित नहीं थे और इस समय जो है कांसे, यानी कहाँ नहीं बल्कि कांसे की भी खोज हुई थी। इस सभ्यता में जो है कांसे की भी खोज हुई थी। तो ये जो है आपके बेसिक पॉइंट हैं, इसको जो है आपको जो है अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेना है। आगे आता है इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जो है लोहे का ज्ञान नहीं था। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े के साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? तो वो जो है सोकोटदा से जो है घोड़े के पैर के निशान मिले हैं, लेकिन जो है इस चीज़ को जो है अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन कभी-कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या घोड़े के निशान मिले हैं? तो आपको बताना है कि नहीं मिले हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि किस स्थल पर कभी-कभी मिला है? तो वो जो है एक सुरकोटदा पर ही मिला है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा स्थल 3 भागों में विभाजित था, जो कि एक अन्य हड़प्पा शहरों से अलग था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो धोलावीरा शहर था वो जो है 3 भागों में विभाजित था। बाकी आपके जो शहर थे वो जो है 2 भागों में जो है विभाजित थे। अगला आता है चनहुजड़ो एकमात्र शहर था जो दुर्गरहित था। आगे आता है यहाँ के मंदिरों के जो है यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं और सिंधु नदी
जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है इसमें जो है इसके कारण जो है बाढ़ को माना जाता है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।